नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डी के सिंह में और मैं हूँ नीलम पांडे। पिछले सप्ताह काफ़ी सवाल राजनीति से जुड़े आपने हमें भेजे। एक सप्ताह हम शो नहीं भी कर पाए क्योंकि बिहार इलेक्शंस में काफ़ी हमें ट्रैवल भी करना पड़ा, डी के सर वहीं पर थे। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों को लिया जाए। सबसे पहला प्रश्न मैं शुरू करती हूँ, धीरज रेड्डी का है जो जानना चाहते हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? मुझे लगता है कि ये कब का सवाल है, ना कि अगर। लेकिन अगर उनकी योजना आरजेडी को एक तरह से समाहित करने की है तो उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए जो नीतीश कुमार के जूतों में एक तरह से कदम रख सके और ईबीसी और महिला वोटों का प्रतिनिधित्व कर सके। देखिए, ये सारी रणनीति ये तो बैठ के फिर अपना बीजेपी तय करेगी कि ये किसको लाना चाहते हैं, कौन फेस होगा। क्योंकि फिलहाल तो मुझे लगता है कि उनको नीतीश कुमार के साथ फिलहाल जाना पड़ेगा। पहली बात देखिए कि बिना नीतीश कुमार के एक समय लग रहा था कि शायद फुल मेजोरिटी आ जाए बिना नीतीश कुमार के एनडीए को, लेकिन अभी जो पूरा एनडीए मिलाएंगे विदाउट नीतीश कुमार 117 है, 117। 5 एमएलए फिर भी शॉर्ट है। ऐसा है, ये नहीं है कि मतलब 5 एमएलए लाना बीजेपी के लिए कोई बड़ी मुश्किल काम है, कोई भी पार्टी से आ जाएगा। आप जानते हैं कैसे फंक्शन करता है, लेकिन वो अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार के नाम पे वोटिंग हुई है, उनको मैंडेट मिला है। बीजेपी शायद उनको डिनाई करना नहीं चाहे, मतलब वो ऑप्टिकली मतलब बुरा लगेगा, गलत संदेश भी जाएगा, तो शायद वो शुरू करें। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ दूसरी पार्टी से एमएलए आना शुरू हो गए हैं बीजेपी की तरफ, या तो रिजाइन करके आए या पूरे के पूरे लॉक स्टॉक एंड बैरल आ जाए। अगला साल 1.5 साल में देखिए वो सब आ जाएंगे, तो अपने आप ही मेजोरिटी बनती चली जाएगी। फिर आप देखेंगे फिर से नीतीश कुमार को रिक्वेस्ट किया जाए कि भाई अब हो गया, आपका एज भी हो गया, फंक्शनिंग में तो दिक्कतें हो ही आ ही रही है, तो अब बीजेपी को अब दे दें। फिर नीतीश कुमार पे जवाब पे डिपेंड करता है कि फिर बीजेपी क्या करेगी, मतलब किस तरह से उनके उनके साथ बीजेपी डील करती है। ऑफ कोर्स जेडीयू का सपोर्ट वाइटल है मोदी गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे, लेकिन ये एक ऐसा समय है जब नीतीश कुमार, देखिए जब आप जानते हैं कि नीतीश कुमार का अब लास्ट फेज है पॉलिटिक्स का, एक बार जाएंगे तो उसके लिए उनकी यूटिलिटी उनके पार्टी कॉलीग्स के लिए कम हो जाती है। उसके बाद वो ऑल्टरनेटिव देखेंगे किस किस अम्ब्रेला के नीचे में वो सेफर है, जीतने के ज्यादा चांसेस है, जो कि वो जेडीयू उसके बाद नहीं रहेगी पोस्ट नीतीश कुमार। तो बीजेपी के लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। सच्चाई है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, अभी बनता है चीफ मिनिस्टर पे हक। तो चलिए अभी नीतीश कुमार के साथ कंटिन्यू कर जाएंगे, तो ये आगे उनका चेहरा कौन होगा उसके लिए बीजेपी के पास काफी टाइम है। हालांकि देखिए जब हम बीजेपी लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो एक डिस्क्लेमर में डाल दूं कि जब हम प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की बात करते हैं वो आगे क्या करेंगे, ये जब तक वो पब्लिकली बोल न दे, न हमें पता होता है न उनकी पार्टी के नीचे के नेताओं को पता होता है। तो फाइनल कॉल उन्होंने क्या लिया है चीफ मिनिस्टरशिप पे, ये बेसिकली जो एक जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस पर करें, जो बाकी नेताओं से बात करके हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है। लेकिन टॉप लीडरशिप का इसके बारे में क्या ख्याल है, वो जब तक उनसे हम सुनेंगे नहीं, जब उनकी बातचीत शुरू नहीं होगी बाकी अपनी पार्टी से, तब तक हमें मतलब पता होना मुश्किल होगा। जी। काफ़ी सारे सवाल हमें बिहार से जुड़े मिले हैं, स्वाभाविक भी है, लेकिन इससे पहले कि मैं उन सवालों पर आऊँ, मैं एक प्रश्न करना चाहूँगी जो मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। सत्या प्रज्ञन दास ने वो प्रश्न भेजा है, वो जानना चाहते हैं, कांग्रेस का नुआपाड़ा उपचुनाव में दूसरे स्थान पर आना, उस राज्य में जहाँ कांग्रेस पूरी तरह से गिरावट पर थी, आपको क्या लगता है जो कांग्रेस के लीडर हैं ये उनकी क्षमता को कैसे दर्शाता है और आप ओडिशा कांग्रेस को आगे कैसे देख रहे हैं? ज्यादा कुछ मैं उस रिजल्ट में नहीं पढ़ता। हालांकि सच्चाई है कि नुआपाड़ा का रिजल्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो बाय इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, बीजेपी सरकार के आने के बाद 1.5 साल हो गए, मतलब लोकसभा के साथ ही ओडिशा गई थी चुनाव पे असेंबली इलेक्शन के लिए, तो ये पहला टेस्ट था उस गवर्नमेंट का। और बीजेपी काफी बढ़िया प्रदर्शन है बीजेपी का नुआपाड़ा में। आप देखिए, पहले मैं कांग्रेस का जवाब दे दूं तो वो जो कैंडिडेट थे घासीराम मांझी इनके कांग्रेस के, अब ये मत भूलिए कि वो पिछले इलेक्शन में 2019 में उड़ीसा के असेंबली इलेक्शन में उनको टिकट, सॉरी 2024 में उनको टिकट पार्टी ने नहीं दिया था, तो रेबल होकर लड़ गए, इंडिपेंडेंट होकर लड़ गए। वो काफी पॉपुलर ट्राइबल लीडर है नुआपाड़ा के। नुआपाड़ा में ट्राइबल डोमिनेटेड एक आपका वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, करीब 1/3 से थोड़ा ज्यादा ही ट्राइबल्स है वहाँ पे, और फिर दलित है। ट्राइबल्स और दलित मिला के करीब 50% वोट हो जाते हैं उनको, 40 और 49%। ये पॉपुलर ट्राइबल लीडर है।
तो पिछली बार जब उन्होंने पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इंडिपेंडेंट लड़ गया, तब भी उनको करीब करीब 51,000 वोट्स वो ले आए थे। रनर अप रहे थे, सेकंड आए थे वो, 51,000 वोट ले आए थे। और चूंकि ये कांग्रेस में नहीं थे, तो कांग्रेस को कितना मिला था? करीब 15,000 16,000 के आसपास कुछ वोट मिला था कांग्रेस को 2024 में। तो अभी इस बार जब ये लड़े हैं, तो इनका और कम हो गया। कांग्रेस के टिकट से लड़े हैं तो 40,000 के आसपास मेरे ख्याल से उनको इस बार वोट आया है। तो ये आपको क्या दिखाता है? कांग्रेस का वहां पे स्टैंडिंग नहीं है। मतलब वहां पे बेसिकली घासीराम मांझी जो एक ट्राइबल लीडर है, उनका अपना वोट बैंक है, क्योंकि कांग्रेस से अलग लड़ते हैं तो कांग्रेस एकदम नीचे आ जाती है, फिर भी 51,000 ले जाते हैं वोट। कांग्रेस के साथ भी लड़े हैं तो थोड़ा सा कमा ही है, लेकिन 40,000 समथिंग के लिए कुछ वोट है, अगर मुझे सही याद है, मुझे चेक करना पड़ेगा फिर से। लेकिन स्टोरी वहां पे कांग्रेस की नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस के लिए कोई ज्यादा कोई मायने नहीं रखती कांग्रेस का परफॉर्मेंस उसमें। दूसरी बात, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली बीजेडी के लिए है, और बीजेपी के लिए था ही। बीजेपी के लिए था कि देखिए, बीजेपी एक कैंडिडेट, वहां राजेंद्र ढोलकिया थे जो बीजेडी के एमएलए थे, और करीब पुराने एमएलए, 4 बार एमएलए रह चुका है। उनका निधन हो गया, तो उनका बेटा जो था जय ढोलकिया, उसने जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और जब जय ढोलकिया ने कंटेस्ट किया है बाईपोल अपने लेट फादर के बदले में, फादर बीजेडी में थे, सन ने जाके बीजेपी टिकट से लड़ा चुनाव, और मैसिव विक्ट्री है बीजेपी का। मतलब पुराना देखेंगे तो अगर 33% वोट्स आए थे बीजेपी को 2024 असेंबली इलेक्शन में, यहां से, सॉरी बीजेडी को, बिकॉज फादर इनके बीजेडी एमएलए थे, तो 33% वोट लेके जीते थे फादर बीजेडी सिंबल पे 2024 में। बीजेपी में आने के बाद बेटा जय ढोलकिया, उसको 58% से ज्यादा वोट शेयर है इस बार। मतलब एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो 60-61 हजार वोट आए थे उनके फादर को एज बीजेडी एमएलए, उसे दुगुना करीब वोट आ गया है बेटे को एज बीजेपी कैंडिडेट। तो मैसिव एक, मतलब आप कह सकते हो, शो ऑफ कॉन्फिडेंस है वहां की बीजेपी गवर्नमेंट के लिए। हालांकि ये बात भी है कि जितनी कोशिशें की, सारे के सारे बीजेपी के एमएलए जो है, तो मतलब पंचायत लेवल पे बैठे हुए थे, सबको लगा दिया गया था। 2 बार सीएम भी आया, 2 बार सीएम आके वहां पे मीटिंग, रोड शो, पूरी ताकत झोंक दी गई थी। और तो और वहां से करीब जब जय ढोलकिया आए बीजेपी ज्वाइन करने, तो बीजेडी के जो एफिलिएटेड सरपंच थे, 30-35 सरपंच को भी साथ में लेके आ गए। इस तरह का मैसिव प्लान था बीजेपी का, हर एक इलेक्शन में होता है, ये इंपॉर्टेंट भी था। सबसे मैसेज उसका जाता है बीजेडी में, क्योंकि बीजेडी हेल्ड सीट थी वो 24 में, 19 में बीजेडी ही जीती थी। उसके बाद अचानक अब थर्ड पोजीशन में आ जाता हो, मतलब सेकंड में नहीं, थर्ड पोजीशन में बीजेडी आ रही है, जबकि नवीन पटनायक ने खुद जाके वहां पे मतलब 2 बार गए थे, 2 दिन गए थे वहां पे वो, और कई बीजेडी लीडर्स को लगाया गया था। इसके बाद भी बीजेडी की ये हालत, मतलब पार्टी नीचे की ही नीचे चली जा रही है। और जहां तक मुझे कहा जा रहा है कि इससे पार्टी में जो डिसग्रंटलमेंट बढ़ रहा है बीजेडी में, कितनी देर तक बीजेडी यूनाइटेड रहेगी अभी देखना ये है, क्योंकि ये नवीन पटनायक का सत्ता से हटने के बाद पहला टेस्ट था। इसमें ये नहीं लग रहा है कि बीजेडी जो है सो कोई ग्राउंड रिकवर कर लिया, इसमें लग रहा है कि और स्लिपरी पाथ में है बीजेडी। इसका लार्जर कॉन्सिक्वेंस आपको बीजेडी के लिए क्या होगा वो देखने की जरूरत है, बिकॉज कांग्रेस को मैं मेरी ज्यादा कुछ कांग्रेस की रीडिंग नहीं है इस बारे में। जी, रोहन जानना चाहते हैं, वो कहते हैं मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष की सफलता को देखते हुए शायद उन्हें पार्टी के संविधान में संशोधन करना चाहिए ताकि पद पर बैठे व्यक्ति के लिए कार्यकाल की सीमा समाप्त कर दी जाए। देखिए, चले वो मजाक जो भी कह रहे हैं, लेकिन देखिए, नड्डा जी का एक चीज कहना पड़ेगा, हम ये जो बीजेपी जैसा कंटिन्यू कर रही है, उनका दूसरा टर्म अनइलेक्टेड 20 जनवरी को दूसरा टर्म हो जाएगा, मतलब 6 साल कंप्लीट करेंगे वो 20 जनवरी को। उनका आपका बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव से जो एक्सटेंशन मिला था वो जून 2024 में खत्म हो गया, बस वैसे ही कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो करना होता तो आप ये नहीं करते, बिकॉज पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अनइलेक्टेड विदाउट किसी ऑथराइजेशन या किसी पार्टी के बॉडी के आप प्रेसिडेंट भी हैं, उस तरह से फंक्शन भी कर रहे हैं। इसीलिए पार्टी के संविधान की कम से कम हम बात नहीं करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। संभव जिसमें जैसे बीजेपी हमारे कुछ नेता जिनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पार्टी बड़ी है कि पार्टी का संविधान बड़ा है।
तो अगर हमने डिसाइड किया है तो फिर हमने डिसाइड किया, हमारी पार्टी है। ऑल राइट। आदित्य जानना चाहते हैं, नए दलों जैसे कि जन स्वराज पार्टी और पुष्पम प्रिया का भविष्य क्या है? क्या आप नहीं मानते कि एक बार जब नेता जैसे नीतीश कुमार और लालू यादव एक तरह से वो पॉलिटिकली अगर रिटायर हो गए और जो नेतृत्व में खालीपन आएगा, तो वो ये दल एक तरह से फलने-फूलने लगेंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली ये दल पता नहीं, बिकॉज इनका जो प्लूरल्स पार्टी है पुष्पम प्रिया का, ये काफी लिमिटेड है। दरभंगा से इस बार भी उनका अगर वोट से देखिएगा, मेरे ख्याल से लास्ट मैंने चेक किया था 1300-1400 वोट्स मिले थे। 2020 के बाद से इतना बड़ा सेटबैक अगेन। तो एक नई पार्टी खड़ा करने के लिए देखिए, प्रशांत किशोर का एडवांटेज है कि पोल कंसल्टेंट रहे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पूरे बिहार में अपना कर दिया है। वोट मिले नहीं मिले, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। और आप जितना भी डिसमिस कर जाए कि 3.5% वोट उनको मिला, क्या फर्क पड़ता है? मतलब फैक्ट इज, अगर बिहार में आप घूमी हैं, मैं खैर ज्यादा घूमा नहीं, मैं तो बस पटना में 1-2 दिन रह के नेताओं से मिलके आ गया, लेकिन बिहार में आपने ग्राउंड पे जाके देखा है कितनी बातें होती है प्रशांत किशोर के बारे में। एटलीस्ट लोगों की उत्सुकताएं काफी बढ़ी। ये दूसरी बात है कि अब देखिए, जब बाइपोलर हो जाता है यहाँ पे, जब महागठबंधन वर्सेज एनडीए इतना बाइपोलर हो गया कंटेस्ट, कि किसी भी नए एक्टर के लिए उसमें घुसना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो प्रशांत किशोर के इसलिए सेटबैक आप कह सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि देखिए 3 साल के अंदर में बिहार के हर एक घर में, हर एक गांव में वो जाने जाते हैं। वो जो कहते हैं उनकी चर्चाएं होती है। वोट में ट्रांसलेट क्यों नहीं हुआ? अब 3 साल के अंदर में बिहार जैसे स्टेट में जिस तरह का नया पॉलिटिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वोट में ट्रांसलेट नहीं होगा। मतलब मुश्किल था, मुश्किल था, मतलब ये कहना गलत है कि नहीं होगा, बट ये मुश्किल था और ये नहीं हुआ प्रशांत किशोर के केस में। लेकिन जो पहचान उन्होंने अपनी बना ली है, राजनीतिक पहचान, और जो मुद्दे उन्होंने शुरू किए हैं, उसके बारे में काफी चर्चा है, घर घर में है बिहार में, और रहेगी। अगर ये रुकते हैं वहां पे तो रहेगी। तो जो हमारे कह रहे हैं वो सही है। नीतीश कुमार का मतलब पॉलिटिकल करियर का अंत समझ लीजिए ना, फिर से सीएम होंगे वो। और नीतीश कुमार का अंत बोलना थोड़ा सा हमेशा आपको संभल के बोलना चाहिए। पॉलिटिकल करियर का तो हमेशा सर्वाइवर रहे हैं और कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन फिर भी उनके एज के देखते हुए बियॉन्ड दैट एक आपको एक वैक्यूम आने वाला है। सेम होगा आपको लालू प्रसाद के जाने के बाद। नई लीडरशिप के लिए अच्छा मौका है। तो प्रशांत किशोर के लिए, जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, अब वोट शेयर को इग्नोर करें, इसमें वोट एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन हो चुके हैं बिहार में, अगर वो रहे तो उनके लिए अच्छा मौका है। पुष्पम का अभी यंग है, काफी है, मतलब काफी समय है उनके पास में एक्सपैंड करने का। उनको एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना पड़ेगा उनको। अभी अभी वो केवल मीडिया में जाने जाते, कहाँ भाई, तो एलएसी से आके जो है सो उन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट करना शुरू किया। इतना आसान नहीं होता। उनके फादर भी पॉलिटिशियन थे, उनके ग्रैंडफादर भी काफी क्लोज थे नीतीश कुमार के, मतलब जेडीयू से एसोसिएटेड फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, तो उनको पता है कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। ऐसे ही नहीं अचानक अब घुसते हैं और पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो जाते हैं। याद कीजिए, मतलब अब नीतीश कुमार वो जुड़े हुए हैं, मतलब लालू यादव कंटेम्प्रेरी थे, जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इतना स्ट्रगल किया, फिर भी जब उन्होंने असेंबली इलेक्शन पहली बार लड़ा हनौत से, तो हार गए। मतलब उसके बाद तो जाके उनको नेक्स्ट टाइम जाके फिर सिंपैथी वोट मिलेगा कि भाई हम एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं, अब देखते हैं। और उनका ये हो गया था कि उनकी एक बायोग्राफी में पढ़ रहा था कि जब लड़ने को तैयार नहीं थी, इतना पैसा खर्च हो गया, तो उनकी वाइफ ने जो अपनी सेविंग्स रखी हुई थी सारी दे दी कि अच्छा इस बार, बस इस बार इलेक्शन एक बार और लड़ जाओ, नहीं हुआ तो फिर सोचेंगे आगे क्या करना है, मतलब पॉलिटिक्स में रहना है नहीं रहना है। नीतीश कुमार को भी इतना स्ट्रगल करना पड़ा, जबकि मूवमेंट से निकल के आए थे। मतलब पहले छात्र राजनीति में थे, उसके बाद मूवमेंट के पार्टी में निकल के, तब भी उनको स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये कहना कि अभी की बिहार के राजनीति में अचानक कोई घुसे और अचानक ही सब दिखने लगेगा उसका प्रभाव, ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। बट हाँ, वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होने वाली, नए लीडरशिप के लिए जगह बिहार में खुलने वाली है। जी, गौतम सिंह जानना चाहते हैं, क्या अब जेडीयू के प्रभावशाली आंकड़े बीजेपी को अपने राज्य में अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन करने से एक तरह से उस पूरी चीज को असंभव बना देते हैं, या क्या इस बार नीतीश को छोड़ने का विचार किया जा सकता है?
देखिए, मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली होगा, जो पहले क्वेश्चन में वही कह रहा था, इमीडिएटली शायद नहीं हो, लेकिन जेडीयू के लिए एक ऐतिहासिक मौका है, अपना सीएम बिहार में बने, और उनको पता है कि जेडीयू अब बहुत ज़्यादा दिन तक, नीतीश कुमार एक बार जिस दिन रिटायर हों, उसके बाद जेडीयू में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जेडीयू को चला सके। हुँ, पार्टी टूटती चली जाएगी, उसमें से बहुत सारे लोग बीजेपी में आ जाएंगे, जिनको बीजेपी पसंद नहीं हो, आरजेडी में जाएंगे, जहां भी जाए। तो बीजेपी चाहेगी कि यही मौका है कि हम सबसे डोमिनेंट पार्टी बन जाए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि शिवसेना के अलायंस के थ्रू धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए, और फिर अब सबसे डोमिनेंट पार्टी है शिवसेना की, जरूरत नहीं उसको तोड़ के उनके साथ में है, सबसे डोमिनेंट पार्टी वो। बीजेपी यही बिहार में भी अब करना चाहेगी कि टाइम आ गया है, तो वो तो होगा। जब नीतीश कुमार ठीक है, 85 सीट्स उनकी पार्टी को मिले हैं, लेकिन उससे ज्यादा सीट बीजेपी को भी है। और ये सोचिए, जो अलायंस पार्टनर्स जो हैं आपके, जीतन राम मांझी हो गए या चिराग पासवान हो गए या कुशवाहा हो गए, वो क्या लगता है कि वो नीतीश कुमार के लिए बैटिंग करेंगे? बीजेपी अगर उनको कह देगा आप हमारे साथ रहो, और हम फिर बाकी 2 4 5 लोगों की इधर उधर से लगे हम अपनी सरकार बनाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी लोगों को कंसर्न है, काफी चिंताएं हैं, और ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब बीजेपी बहुत अच्छी जगह से, बहुत वेल प्लेस्ड है वो चेंज करने के लिए, जब भी बीजेपी चाहे, हुँ। अभी चाहे 1 साल बाद चाहे 2 साल बाद चाहे, बस वो वही है कि कब होगा इसको देखना है, होगा ये श्योर है। जी। अशोक जी जानना चाहते हैं बीजेपी, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो आगे चुनाव आने वाले हैं, उसमें बीजेपी अपने को कैसे पुनर्जीवित कर सकती है? क्या कोशिश करेगी? खासकर तमिलनाडु में पार्टी कांग्रेस की तरह व्यवहार कर रही है, जहाँ वह एडीएमके के सामने झुकी हुई है और जो डीएमके के मुकाबले कहीं नहीं है। अमित शाह की जो योजनाएँ वो कहते हैं दूसरे राज्यों में काम करती हैं, वो इन राज्यों में क्यों नहीं काम कर रही? देखिए, स्ट्रगल है, बिकॉज बीजेपी ट्रेडिशनली एक इनका वोट बैंक नॉर्थ इंडिया में लिमिटेड रहा है। लेकिन आप देखिए, अब एक एक समय आता है हर एक पार्टी का, हर एक मूवमेंट का, कि जब एक जो क्रिटिकल मास आपको मिल जाता है, और वहां से आपका सडनली एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। तो साउथ इंडिया में भी अभी से नहीं, आरएसएस एक्टिव रही है 30s, 1930s, 1940s से, लेकिन वो बीजेपी के वोट्स के लिए ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। वहां की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स उस समय की पॉलिटिक्स के साथ जो है सो सिंक इन नहीं कर रही थी। वो चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे बीजेपी का चल रहा है। देखिए, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है केरला में। अब हो सकता है कि ठीक है, बिना माइनॉरिटीज के वो नहीं जीते, लेकिन फिर उनका एक्सपेंशन हो रहा है। उनकी अगेन बीजेपी केरला में काफी बातें हो रही है, कितना परसेंट वोट आएगा देखना पड़ेगा। पिछले इलेक्शन देखा, पहली बार उनका एक एमपी हुआ है, और कितना वोट बैंक बढ़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इन्फ्लुएंस तो लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तमिलनाडु में मुश्किल है, आपको जो तमिल नेशनलिज्म का हो या द्रविडियन पॉलिटिक्स है, वो नेशनल पार्टीज को धीरे धीरे एज आउट कर गया। आपको पता है कि 1967 तक कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर वहां पर थे, और उसके बाद से जो कांग्रेस आउट हुई है, तो उसके बाद पिगी पिगी बैक पे राइड करते हैं वहां पे तमिलनाडु में। उसके बाद अपना सरकार कहीं बने ही नहीं, नेशनल पार्टी स्क्वीज्ड आउट हो गई है। तो बीजेपी रिलेटिवली ज्यादा परसिवरेंस शो कर रही है, ज्यादा कंसिस्टेंसी है उसका तमिलनाडु में। और फैक्ट है कि बीजेपी को तमिलनाडु में ज्यादा, जब इलेक्टोरल पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखेंगे, तो बीजेपी का ज्यादा उसमें माना जाता है। लेकिन उनका एक बहुत ही लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो यहाँ को द्रविडियन पॉलिटिक्स के हैं, या एक सेक्शन ऑफ तमिल नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें बीजेपी को एज ए नेशनल पार्टी को स्क्वीज आउट किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, उनका बेसिकली प्रोजेक्शन है कि एक उत्तर भारत का, मतलब हिंदी वाली पार्टी है, हिंदी हिंदू नॉर्थ इंडियन पार्टी, इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो एआईडीएम के साथ जाना इस बार मजबूरी। देखिए, बीजेपी का हमेशा से ही रहा है, ये अमित शाह की बात नहीं, शुरू से ये एक शुरू करते हैं एक तरह से, उनको जब नई जगह पे जाते हैं, एक अपने अलायंस पार्टनर्स को खोजते हैं। अब अकाली दल हो पंजाब में हो, या फिर आपके शिवसेना हो महाराष्ट्र में, सब जगह फिर वहां से धीरे उनका सोशल कोलिशन बिल्ड करना शुरू करता है, और फिर बिल्ड करते करते फिर वो उसको जो है, तो किसी के सपोर्ट से शुरू करते हैं, और उसके बाद टेक ओवर करते हैं धीरे धीरे। काफी समय बीजेपी सिस्टमेटिकली लगाती रहती है। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में, अब नागालैंड में सोचिए, मतलब किसी ने सोचा कि नागालैंड में बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, 12 एमएलए हैं वहां पे, बहुत सिस्टमेटिक में प्लानिंग होती है। तो ये जो अभी आप तमिलनाडु में देख रहे हैं, या वो जो कह रहे हैं कि क्यों स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, नहीं उभर के आ रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान का हिस्सा होता है, धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है।
कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी मैं तमिलनाडु में कल से लिमिट कर रहा था। बंगाल पे जहाँ तक सवाल है, मैं थोड़ा सा कुछ लिखने का सोच रहा हूँ, तो अब हमारा मेरा पॉलिटिकली करेक्ट जो दूसरा शो आता है मंडे को, ट्यूसडे को, आप उसमें मैं थोड़ा सा और इस सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा और आगे मैं एक्सपैंड करूंगा मैं। जी। दिव्यांश गुप्ता जानना चाहते हैं, क्या बीजेपी की विजय रथ से डरकर हम फिर से इंडिया जो अलायंस या ब्लॉक है उसका असली रिवाइवल देख सकते हैं? होगा, लेकिन देखिए अपने अगर प्रधानमंत्री मोदी को कल सुना होगा, वो जो कह रहा है कि भाई इनसे सावधान रहो, जिसके साथ जाते हैं उसी को डुबा देते हैं। जो आपको बिहार में सेकंड टाइम देखने को मिला, 2020 में भी 70 सीट लेके 19 लेके आए थे, इस बार तो और मतलब 59 पे लड़े और 6 पे आ गए हैं, बहुत बुरी स्थिति रही है। तो एक जो प्लस दूसरा सेटबैक आप देखिए कांग्रेस का क्या था, एक मेजर जो फायदा रहा है, और जो रीजनल पार्टी से पूछेंगे कि आप कांग्रेस के साथ क्यों चाहते हैं तो जाते हैं, तो उनका है कि छोटा सा ब्लॉक कांग्रेस का जो है सो पुराने वो रहता है, लेकिन मेजर है कि वो नहीं चाहते कि माइनॉरिटी वोट बैंक में स्प्लिट हो, क्योंकि कांग्रेस में उसका अभी भी होल्ड रहा है। जो इम्प्रेशन, और खास करके 24 के बाद से जो इलेक्शन हुए उसमें था कि अच्छा ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी कांग्रेस के पीछे रैली कर रही है, मतलब कंसोलिडेट हो रही है, तो इससे लोग कर रहे थे। लेकिन अभी जब आपने देखा बिहार के सीमांचल रीजन में जो रिजल्ट आया है, जिस तरह से ओवैसी लड़के और 5 सीट ले गए हैं, और जैसी हालत कांग्रेस की हुई है, आरजेडी की हुई है, तो उससे वो जो एक रीजनल पार्टी का बिलीफ था कि अरे इनका है बेस अभी इंटैक्ट, वो फिर टूटेगा। तो अगर कांग्रेस लीडरशिप वीक लग रही है, पार्टी अगर लग रही है वीक और ज्यादा होते जा रहे, तो इंडिया ब्लॉक पार्टनर्स के पास में मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि उनको हम क्यों रखें या कौन जाए। जैसे ममता बनर्जी को क्या जरूरत है, ममता बनर्जी कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है उनको। केरला में एनीवे लेफ्ट के खिलाफ अब लड़ ही रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक जो कह रहे हैं तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का आपका हमेशा एक रहा है, 67 तक गवर्नमेंट थी, उनका एक छोटा सा एक शेयर जो है कभी 6%, 7%, 8%, 9% वोट से वहां उनका एक चंक है, जो कि अब डीएम के वाला पूरा अलायंस देखें तो छोटी छोटी अलग कास्ट कम्युनिटीज की पार्टियों के साथ सबका अलायंस होता है डीएमके का, और इस तरह से एक अम्ब्रेला इन्होंने एक बनाया हुआ है अलायंस, तो उसमें कांग्रेस का अपना रेलिवेंस है। लेकिन वो इंडिया ब्लॉक के पहले से वो है जो ब्लॉक बना था। सच्चाई ये है कि वो ब्लॉक अब एग्जिस्ट नहीं करता। इंडिया ब्लॉक कैसे आया था, जब आम आदमी पार्टी जुड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस के हर एक स्टेट में अपने अपने अलायंसेस तो हैं ही, उसमें कुछ और पार्टियां जुड़ी थी, जैसे आम आदमी पार्टी थी, ममता बनर्जी आ गई थी, अब ये सारे पार्टी छोड़ चुके हैं। वही पुरानी वाली स्थिति होगी। इंडिया ब्लॉक मीडिया में यूज होता है, बट फैक्ट इज कि इंडिया ब्लॉक केवल 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए था, उसके बाद अब कहीं कुछ दिख नहीं रहा। शिवानी दास माली जानना चाहती हैं, चिराग पासवान को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं देखा जा रहा है? अगर इस चुनाव में नहीं तो क्या वे अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर उभर सकते हैं? आपके हिसाब से वो अपनी पार्टी को एनडीए गठबंधन में अपना एक बड़ा प्रभाव दिखाने के लिए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए फैक्ट यही है, चिराग पासवान काफी हेल्पफुल रहा है एनडीए के लिए। पिछली बार देखा कि उनके जाते ही क्या रिजल्ट है यार, वो साथ में आए, तो वो जो एम्पलीफाई करते हैं ओवरऑल एनडीए का जो एक लार्जर एक वोट बेस है, वहाँ उनका इंपॉर्टेंस है। लेकिन फैक्ट इज पिछले इलेक्शन में वो लड़े थे 134 सीट्स या 135, जिसमें करीब 5%, 5.56 5.6 और 5.7% वोट्स आए थे। यहाँ पे इस बार 28 सीट पे लड़े, 29वां तो उनका नॉमिनेशन खराब हो गया, तो 28 सीट पे वो लड़े, उसमें फिर से वही 5% के अलावा ये आसपास वोट है उनका। तो चिराग पासवान काफी टैलेंटेड है, काफी एम्बिशियस भी है, लेकिन अब जैसे उनके प्रतिद्वंदी राजनीति जो उन पे कमेंट करते हैं कि भाई आपके फादर भी जो दिल्ली का पॉलिटिक्स करते थे, मोस्टली वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर होकर रहे, आप भी वही कर रहे हो, आप पहले स्टेट में आओ, पहले आप स्टेट के तो पॉलिटिशियन बनो, उसके बाद हम बात करते हैं। वो उनके स्टेट में पॉलिटिशियन बनने की जरूरत है, और वो बेस जो है उनका एक एलजेपी के अपना कोर बेस से बियॉन्ड उनका नहीं एक्सपैंड भी हो रहा है। उनको वहां स्टेट में पॉलिटिक्स वो बेस बढ़ाना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, टैलेंटेड है, एम्बिशियस है, हार्ड वर्किंग भी है, कर सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में आप उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बिकॉज जो उनका बेस है, जो उनका वोट बैंक है, जितने उनके एमएलएज हैं, एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना हो जाएगा। लेकिन हाँ, उनमें ये है कि वो एक्सपैंड करते चले जाए, वहां बैठ के काम करें,
तो फ्यूचर ऑफ कोर्स। जी। दिव्यांश गुप्ता जानना चाहते हैं, अब जब कांग्रेस का न्याय योजना वो कहते हैं बुरी तरह से विफल हो गई है और बीजेपी की वो कहते हैं वोट खरीदी की रणनीति काम कर रही है, क्या आप नहीं मानते कि कांग्रेस और विपक्ष अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करे जो कि आर्थिक गारंटियों देने का वादा करती है? और क्या आप सोचते हैं कि अगर विपक्ष पर रोक एक तरह से लगती है तो बीजेपी भी इन रेवड़ी वितरण की योजनाओं से पीछे हटेगी? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात आती है, तो इसमें मैं थोड़ा-सा सिनिकल आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है वो हमेशा गलत मैसेज ही लेगी किसी चीज़ का। तो ये ठीक है, ये सारा रेवड़ी किया था कांग्रेस ने, मतलब अपोजिशन ने बेसिकली, इसके पहले तो अरविंद केजरीवाल से शुरू हो गया था फिर। बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया, तो आपने जनरली क्या देखा है कि बीजेपी जहाँ-जहाँ रहती है, वहाँ पे एज़ ए गवर्नमेंट एक कॉन्फिडेंस है बीजेपी में वोटर्स का, कि बीजेपी कैरियर डिलीवर करेगी। तो इसलिए वो जो अगर कैश देती है वो, कभी जी। कहीं 10,000, कहीं 3,000, कहीं 1500 जैसे शुरू हुआ था, तो उनको फिर वोटर का रिस्पॉन्स मिलता है। या 2023 का मध्य प्रदेश देखें या फिर आप महाराष्ट्र देखें, हरियाणा देखें, बिहार देखें, जहाँ-जहाँ इन्होंने इसको डोल्स दिए हैं, फ्रीबीज़ दिए हैं, जो रेवड़ी बोलते हैं, जो बीजेपी सरकार ने जो दिया है, उनका उसको लोगों से मिलता है। लोग उसको रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अपोज़िशन में नॉन बीजेपी सरकारें जब देना शुरू करती है, वो आप फिर नहीं देख रहे हो उस तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए। क्योंकि आप बीआरएस को देख लीजिए, तेलंगाना में, उन्होंने भी काफ़ी वेलफेयर मेजर्स, काफ़ी कुछ दिए, उन्होंने भी काफ़ी पैसे फेंके फ्रीबीज में, आखिर हटना पड़ा। वाईएसआरसीपी का देखे, जगन मोहन रेड्डी का, काफ़ी वेलफेयरिज्म, पॉपुलिज्म और इस तरह के आते गए, लेकिन वो भी काम नहीं किए फाइनली। कांग्रेस तो करते ही जा रही है। अब कांग्रेस कहे कि मेरा कर्नाटक में सफल हुआ, हिमाचल प्रदेश से हमने किया था, उसमें आए। ये आप देखें कि कांग्रेस जो मैसेज इसमें से ले गई कि एक तो कि अच्छा बहुत ज़्यादा हमको कहना है, मतलब ये 2000 2,500 से काम नहीं चल रहा है, अब 10,000 तक पहुंच गई है बात, तो और ज़्यादा होगा। दूसरा वो होगा कि अच्छा जहाँ सरकारें होती है, सरकार जो भेजती है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अब फिर आप देखेंगे अगला हिमाचल में इलेक्शन होगा या तेलंगाना में होगा या कर्नाटक में होगा, आप देखेंगे कितना हेफ्टी कांग्रेस की तरफ से ऑफर आता है या फाइनेंशियल असिस्टेंस आता है। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस रोके या नहीं रोके, बीजेपी भी कंटिन्यू करेगी, बिकॉज एक जो विनिंग स्ट्रेटेजी हो जाती है ना, उससे अब बीजेपी एट द एंड ऑफ इट उनका भी रहता है जीतना ही जीतना है, मतलब जिस तरह से भी हो। अब ये विनिंग स्ट्रेटजी बन गई है बीजेपी के लिए, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस, पहले तो कांग्रेस बैक ऑफ नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई अलग कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स उनका है नहीं, वैकल्पिक कोई राजनीति वो सोच नहीं पा रहा है। सारी वही घिसी पिटी लकीर के फकीर वाली जो है, सो कहते हैं वो जो राजनीति है, वही खेलते ही आ रहा है। तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि इसको छोड़ के एक वैकल्पिक बहुत ही इमेजिनेटिव राजनीति करें, अब तक तो नहीं हुआ है। अगर कुछ हो जाए तो हम मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज हुई कि अपोजिशन अब कुछ अलग तरह की राजनीति लेके आ रही है। लेकिन अभी तक की जो उनकी राजनीति चली है, मुझे लगता नहीं कि वो बैक ऑफ करेंगे, और अगर बैक ऑफ भी करेंगे तो अब बीजेपी क्या, उस बीजेपी भी बैक ऑफ करेगी, ये कहना मुश्किल है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक रेवड़ी के खिलाफ एक बहुत ही एक स्टैंड लिया था, लेकिन जहां उन्होंने देखा कि रिजल्ट जो है सो अपोजिशन को मतलब फेवर करने लगे, तो फिर रेवड़ी वितरण में सबको उन्होंने मात कर दिया है, मतलब बीजेपी ने। आगे क्या करेंगे इस पे, बिकॉज इसके थ्रू उनको कई जो हमेशा हारते हुए दिखते रहते हैं स्टेज में, वो जीत के आ जाते हैं। हालांकि ऑफकोर्स बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, केवल इसी फैक्टर को नहीं कह सकते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं बीजेपी की जीत के लिए, लेकिन ये भी एक मेजर फैक्टर है। बीजेपी क्यों गिव अप करेगी? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी एक समय कहते थे कि ये देश के विकास के लिए ये खतरनाक है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन फिर हमने उनसे सुना भी नहीं दोबारा। आगे क्या करेंगे कहना मुश्किल है मेरे लिए। संकल्प जानना चाहते हैं, बिहार में वो कहते हैं राहुल गांधी के दोनों हाइड्रोजन बम, जाति जनगणना और एसआईआर थे, वो कहते हैं वो काम नहीं किए, वह इन मुद्दों पे और ज्यादा जोर देंगे। लेकिन अगर चुनावी सफलता नहीं मिली तो अंत में क्या होगा? खासकर वो ये भी कहते हैं तेजस्वी को सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने और आरजेडी की पिछले प्रदर्शन को लेकर काफी प्रचार हुआ, लेकिन यह हमेशा एमवाई और एलजेपी द्वारा जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में था। और देखिए, अब
ये बहुत क्लियर है कि ये काम नहीं कर रहा है, बट राहुल गांधी को आप जानते हैं, एक बार जिसको लेके चलते हैं वो छोड़ते ही नहीं। और मतलब एक उनका ये राजनीति रहा है, उनको लगता है कि ऐसे लोग कह रहे हैं कि नहीं है तो ये सही ही होगा। और उनके इंटरनल लोगों से भी बात करेंगे, उनको ये है कि जब एक बार मूड बना लिया तो बाकी वो सुनते नहीं हो। अब एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन, तीसरे इलेक्शन फेल फेल करता जा रहा है इशू, लेकिन वो कन्विंस नहीं है कि ये मुद्दा नहीं रहेगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जो मेरी रीडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जिस तरह के मुद्दे उठाते हैं, वो वो शायद ये एक्सप्लेन करता है कि कांग्रेस क्यों फेल कर रही है, राहुल गांधी क्यों फेल कर रहा है। तो इससे उनको जस्टिफिकेशन मिलता है अपने फेलियर के लिए कि मैं नहीं फेल कर रहा हूं, मेरी राजनीति सही है, बाकी सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो कभी इसीलिए मतलब वोट चोरी हो जाता है, इलेक्शन कमीशन पे अटैक हो जाता है, मतलब अलग अलग मुद्दों पे। कास्ट सेंसस उनको लगा अब चूंकि बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फैक्ट ये है कि कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे जो है बिहार में सबसे पहले सही में इन्यूमिनेशन हुआ तो हुआ, मुद्दा ही नहीं रहा चुनाव में। तो इससे उनको एक रिविजिट करने की जो जरूरत है, वो करेंगे क्या वो पता नहीं। तो इस मुद्दे पे आप हमारे एडिटर इन चीफ का एक आज उनका जो नेशनल इंटरेस्ट कॉलम है उसको पढ़े, मेरे ख्याल में उन्होंने ज्यादा इलेबोरेट किया इन चीजों को। तो मैं एडवाइस करूंगा कि उसको आप देखें, मतलब ये तो वीडियो वर्जन में देख लें या हम फिर उसको शेयर कॉलम करेंगे। पढ़ लें, आप जी। ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हाँ। गौतम सिंह जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार स्पष्ट रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं लगते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक ऐसे व्यक्ति जो एक तरह से सक्षम नहीं है, मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं, और यह प्रमुख मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पाया वो सरप्राइजिंग था, लेकिन शायद लोगों में बिहार में एक होता है ना कि एल्डरली होते हैं उनमें, ठीक है, कोई अगर 73-74 के हैं तो स्वास्थ्य के बारे में मजाक उड़ाइएगा तो फिर लोग पसंद नहीं करते। बिहार में नहीं, पूरे भारत में ऐसी है, मतलब इस तरह का मजाक उड़ाना पसंद नहीं करते। प्लस वो रैलीज में देख रहे थे, अब मसौरी में हम भी उनको देखने गए थे, ठीक पटना में आउटस्कर्ट पे। तो अब बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियन अभी चलते हैं उनसे ज्यादा वो सॉलिड लग रहे थे। आराम से हेलीकॉप्टर से उतर के सधे कदमों से आए, स्टेज पे आए, भाषण दिया। हमें तो कम से कम उसमें कुछ नहीं लगा भाषण में कुछ। हाँ ठीक है, वो सामने देख के फिर बोल रहे थे, लेकिन बहुत ही क्लियर, मतलब वो तो दिखने में एटलीस्ट फिजिकली हमें कोई उनमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम जानते हैं कि आपके हमने कोई वीडियो रील्स देखेंगे और लोगों से बात करेंगे तो है कि उनका कुछ इश्यूज हैं, लेकिन जनता ने क्या देखा कि सामने कुछ, मतलब जब भी आ रहे हैं उन्होंने काफी रैलीज की, कहीं भी उनको उस तरह कुछ नहीं दिखा। तो इसलिए जनता उसमें कन्विंस नहीं हुई। लेकिन फैक्ट है, अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ रखूं तो नीतीश कुमार जी ने काफी कुछ बिहार के लिए किया है, काफी कुछ चेंज किया। अब मेरे ख्याल से एक समय ऐसा है कि अभी करें या एक आध 2 साल बाद करें, कि एक फ्रेश एनर्जी, फ्रेश मतलब नए इमेजिनेशन के साथ जो एक नई दिशा दे पाए बिहार को। क्योंकि फैक्ट इज, हम जितनी की बात कर लें कि बिहार लो बेस से बिहार अगर ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा, फैक्ट इज कि माइग्रेशन उतनी है। करीब 1 करोड़ बिहारी बाहर मतलब काम कर रहे हैं बिहार के बाहर। फैक्ट इज हम सबसे पुअरेस्ट स्टेट हैं। फैक्ट इज कि हमारा पर कैपिटा इनकम जो है अब वो मतलब स्टेट का वो 1/3 है आपके नेशनल एवरेज से। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जिसमें से कि एक नई एनर्जी, एक बहुत इमेजिनेटिव वे की जरूरत है, और डबली ट्रिपली मतलब बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब इस एज में नीतीश कुमार कर पाएंगे, अब लगता नहीं है, एटलीस्ट पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड तो ऐसा आपको दिखाता नहीं है। तो मेरे ख्याल से, में पर्सनल राय है कि शायद उन्हें अब टाइम आ गया है कि आपने बहुत कुछ किया बिहार के लिए, अब आप बेटन जो है सो आगे किसी और को हैंड ओवर कर दीजिए। जी, हमारा आखिरी प्रश्न हमारे एक व्यूअर विक्टिमहुड के नाम से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो पूछते हैं क्या ये हिंदू एकजुटता जो बिहार में दिखी, वो कहते हैं गुंडा माफिया एमवाई ठग बंधन के डर से है? ठीक है। सो देखिए, आप जो आपके जो ओपिनियन होंगे, जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, उससे मैं उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। बट अगर एक लार्जर पिक्चर आप ये कह रहे हैं कि क्या एक जो दिखता है कि जब से यादव्स जो कि पॉलिटिकली, सोशली, इवन इकोनॉमिकली टू सम एक्सटेंट ज्यादा पावरफुल है, तो नीचे मार्जिनलाइज ज्यादा जो बाकी जो ओबीसीज हैं, एबीसीज हैं, वो डर जाते हैं उनके वो एग्रेसिव स्टैंड से।
और ये अभी की बात नहीं है, ये हम हमेशा से ये बात चर्चा में रही है कि एक पूरा उनके एग्रेशन से जो है बाकी लोग डर के वो पोलराइज हो जाता है। ये हुआ है, इसका ऐसा कोई हमारे पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो इस तरह का नहीं है, लेकिन नेचुरली जिस तरह से वोटिंग हुई है, वो लगता है कि ऐसा हुआ है क्योंकि आप देखें जैसे मैं चर्चा कर रहा था तेजस्वी यादव का आरजेडी का वोट शेयर, वही 23% लास्ट टाइम भी, अभी भी उतना ही है। इसका मतलब है कि वो एक्सपैंड नहीं कर पाए। कई कारण होंगे, बट ये भी कारण हो सकता है कि जनरली आप बिहार में घूमेंगे तो हमेशा आपको लगेगा अच्छा वो फिर से पावर में आएंगे तो फिर से वही जो है सो जंगल राज शुरू हो जाएगा और फिर से वही डोमिनेशन जो है जो आपको स्ट्रीट्स पे दिखता है वो उस तरह का शुरू हो जाएगा। तो ये चर्चाएं बिहार में थी, कितना इम्पैक्ट उसका पड़ा है अब वो कहना मुश्किल है मेरे लिए। जी, हमारे व्यूअर्स के सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम हाज़िर होंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद।